हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर की पहले 4 वीडियो बन चुकी है, तो आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की 4 वीडियो देख लेना। तो बच्चों आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम समझेंगे कि 1951 में भारत में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। बच्चों ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि टोटल वर्कफोर्स की कितनी परसेंटेज प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है, कितना सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड है और कितना टेरिटरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है। हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि प्राइमरी सेक्टर पे कितनी पॉपुलेशन वर्कफोर्स डिपेंड थी, सेकेंडरी पे कितनी वर्कफोर्स डिपेंड थी, ठीक है, और टेरिटरी पे कितनी वर्कफोर्स डिपेंड थी। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, तो आज़ादी के टाइम पर यानी कि मतलब उसी वक्त 1951 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1951 में प्राइमरी सेक्टर पर 72% पॉपुलेशन डिपेंड थी। और अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में 10% पॉपुलेशन डिपेंड थी। और अगर सर्विस सेक्टर की बात करें यानी कि टेरिटरी सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हो या फिर टेरिटरी सेक्टर भी बोल सकते हो, इस पे 18% की पॉपुलेशन डिपेंड थी। यानी 1951 में प्राइमरी सेक्टर पर 72% की पॉपुलेशन डिपेंड थी, सेकेंडरी सेक्टर में 10% पॉपुलेशन डिपेंड थी और सर्विस सेक्टर में 18% पॉपुलेशन डिपेंड थी। बच्चों यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे पॉपुलेशन से मेरा मतलब है वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब होता है हमारे देश में जो लोग काम करने के लिए मतलब काम करने के लायक हैं। जैसे कि इसमें छोटे बच्चे नहीं आते, ठीक है, जो बच्चे काम नहीं कर सकते, यानी 14 साल से कम के उम्र के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें उन लोगों को भी शामिल नहीं किया जा सकता जो अपनी इच्छा से काम करना नहीं चाहते। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं। अब उनको काम मिला हो या काम ना मिला हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 1951 में प्राइमरी सेक्टर पर 72% की पॉपुलेशन डिपेंड थी। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें 1891 में, तो 1891 में प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में, वैसे प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता, प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें, माइनिंग वाइनिंग भी आती है, ठीक है, माइनिंग भी है और भी कई सारी चीज़ें आती है, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, मुर्गी पालन सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। लेकिन यहाँ पे हम प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर लेके चल रहे हैं। तो उस वक्त एग्रीकल्चर पर 1891 में 60% की पॉपुलेशन डिपेंड थी, जो 1901 में बढ़कर 70% हो गई और 1951 में और ज़्यादा बढ़ गई, 72% हो गई। अब तुम्हें यहाँ ये सोचना है कि ऐसा क्यों? पहले 1891 में सिर्फ 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, 1901 में 70% हो गया, 1951 में 72% हो गया। ये क्यों बढ़ता चला गया? तो बच्चों इसका एक कारण है, हमारे देश में छोटे छोटे लघु उद्योग थे जिसको स्मॉल इंडस्ट्री बोलते थे, ठीक है, कोटेज इंडस्ट्री बोलते थे, कुटीर उद्योग, कोटेज इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट्स जिसको हस्तशिल्प कला बोलते हैं। तो बच्चों ये सब हमारे देश में पहले बहुत फेमस थे। तो सेकेंडरी सेक्टर पहले हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट थे हमारे देश में, ठीक है, मतलब हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प कला जिसको बोलते हैं, और छोटे छोटे उद्योग थे, घर घर में उद्योग लगे थे, घर घर में इंडस्ट्री लगी थी। अंग्रेजों ने क्या किया, इन सबको खत्म कर दिया। इनको खत्म करने के बाद लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास काम नहीं बचा, और जब लोगों के पास काम नहीं बचा तो लोग क्या किया, लोग धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गए एग्रीकल्चर पर। इसलिए एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन का बोझ बढ़ने लग गया। पहले 60% था जो बढ़कर 70% हो गया, जो और ज़्यादा बढ़कर 72% हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, पार्टीशन ऑफ कंट्री, इंडिया का बंटवारा और डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। एक ही बात है, इसका मतलब जब देश का बंटवारा हुआ, तो बच्चों जब देश का बंटवारा हुआ, हमारे देश का, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो इंडिया के हिस्से में एरिया की बात करें और पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया के हिस्से में
77% एरिया आया और पॉपुलेशन ज़्यादा आ गई 82%। यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो गलत हुआ, एरिया हमने कम लिया 77%, लेकिन पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा आई। पाकिस्तान की बात, ये इंडिया का डेटा है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 23% एरिया गया और पॉपुलेशन सिर्फ 18% गई। तो पाकिस्तान के पास ज़मीन ज़्यादा चली गई, एरिया ज़्यादा चला गया, पॉपुलेशन कम गया। भारत के पास एरिया कम आया और पॉपुलेशन ज़्यादा आ गई। तो जब बंटवारा हुआ तो एक ये प्रॉब्लम आई देश के सामने। और बच्चों बंटवारे से बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा। तो एक एक करके समझते हैं। पहली प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन। बच्चों रिहेबिलिटेशन का मतलब था पुनर्वास, हिंदी में इसको बोलेंगे पुनर्वास। पुनर्वास की समस्या आ गई। अब ये पुनर्वास क्या है, तो बच्चों इस बात को समझते हैं कि पुनर्वास क्या है। हुआ ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, मान लो ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, तो बच्चों जब दोनों का बंटवारा हुआ था तो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं थी कि पाकिस्तान में कौन रहेगा और इंडिया में कौन रहेगा। सबको उनकी मर्जी पे छोड़ दिया गया था कि जो पाकिस्तान में जाकर रहना चाहे वो पाकिस्तान में रह सकता है और जो इंडिया में आके रहना चाहे वो इंडिया में रह सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनका घर पाकिस्तान में था, घर, काम, धंधा, सारा बिजनेस उजनेस सब कुछ, काम धंधा, घर द्वार, सब कुछ पाकिस्तान में था। बंटवारा जब दो देश का हुआ, जब इन दो देश का बंटवारा हो गया तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम इंडिया में रहेंगे। तो वो अपना घर द्वार छोड़कर पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट कर गए। इनको बोलते रिफ्यूजी, ऐसे लोगों को बोलते रिफ्यूजी। तो पाकिस्तान से निकल के वो कहाँ आ गए, इंडिया में आ गए। अब दिक्कत ये आ गई, दिक्कत ये आई कि उनका घर तो पाकिस्तान में था, वो रहते पाकिस्तान में थे, लेकिन अब वो इंडिया में आ गए तो उनको इंडिया में घर चाहिए, इंडिया में खाना पीना और इंडिया में उनको रोजगार चाहिए, इंडिया में काम धंधा चाहिए उनको। तो बहुत से लोग मतलब पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आ गए। तो उनके लिए दिक्कत आ गई किसकी, पुनर्वास की। पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन की। उनके पास घर नहीं था रहने के लिए, काम नहीं था करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रही, ठीक है। कम से कम मिलियंस रिफ्यूजी आ गए, मतलब बहुत सारे, लाखों की गिनती में आए और किसी के पास अपना घर नहीं था। बच्चों उनकी भी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी, उनका घर पाकिस्तान में था लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, वो इंडिया में रहना चाहते थे। तो इस वजह से वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आ गए, जिस वजह से उनके पास घर की प्रॉब्लम हो गई, ज़मीन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया खत्म। सेकंड समझते हैं, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई हमें। अब बात आती है कि हमें रॉ मटेरियल की शॉर्टेज कैसे हो गई, क्यों हो गई। तो बच्चों हमारे देश में क्या था उस टाइम पे, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हमें इसलिए हो गई क्योंकि हमारे देश में जूट एंड कॉटन, हमारे देश इंडिया में जूट एंड कॉटन के बहुत सारे मिल्स थे, मतलब बहुत सारे मिल थे, मिल्स से जो जिसमें जूट और कॉटन से माल तैयार होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो जूट प्रोड्यूस करने वाला एरिया था, जूट एंड कॉटन प्रोड्यूस करने वाला जो एरिया था वो एरिया चला गया पाकिस्तान में। बच्चों बात को समझो क्या बोल रहा हूं मैं। जूट और कॉटन जिस जमीन पे पैदा होती थी वो सारी जमीन यानी वो सारा एरिया पाकिस्तान में चला गया। तो जूट और कॉटन को प्रोड्यूस करने वाला एरिया तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जूट और कॉटन की जो मिल थी वो इंडिया में रह गई। अब दिक्कत क्या आई, इंडिया में जो ये जूट और कॉटन की मिल्स रह गई, इन मिल्स को चाहिए था जूट और कॉटन, यानी कि जूट और कॉटन कच्चा माल, क्योंकि जूट और कॉटन इस मिल में आएगा तो ये मिल उससे कुछ कपड़े उपड़े तैयार करके बेचेगी। प्रॉब्लम यह है कि मिल इंडिया में रह गए और उसका कच्चा माल प्रोड्यूस करने वाला एरिया पाकिस्तान में चला गया। दिक्कत क्या आई फिर, दिक्कत आई कि इन मिल्स के सामने रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। धीरे धीरे इन मिल्स में से बहुत सारी मिल बंद हो गई क्योंकि इनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फूड प्रॉब्लम। अब तुम कहोगे सर ये फूड प्रॉब्लम क्या है। बच्चों हमारे देश में फूड मतलब खाने पीने की भी प्रॉब्लम हो गई। हमारे देश में अकाल पड़ने लगे बहुत सारे।
बहुत अकाल पड़ने लगा। तुम कहोगे सर ये अकाल क्यों पड़ने लग गए, ठीक है, तो थोड़ा बता देता हूँ कि अकाल क्यों पड़ने लग गए, ठीक है, एक मिनट। हाँ तो बच्चों हमें फूड की प्रॉब्लम हो गई, तो फूड की प्रॉब्लम हो गई तो थोड़ा इसको समझाता हूँ मैं इसको कि फूड की प्रॉब्लम क्यों हुई। देखो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी वो थी वेस्ट पंजाब, और सेकंड नंबर पे थी सिंध। ठीक है बच्चों, हमारे देश में अनाज जहां प्रोड्यूस होता था सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी वेस्ट पंजाब और सिंध। यहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था और यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी। यहाँ पर ये लगा लो बहुत ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस होता था, ठीक है। तो हुआ ये कि जब बंटवारा हुआ तो ये दोनों के दोनों बंटवारे के टाइम पे मिल गए पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। बच्चों वेस्ट पंजाब और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो हुआ क्या कि भारत में अनाज की कमी पड़ने लग गई। भारत में हर साल इंडिया के अंदर एक साल में 30 लाख टन 30 लाख टन पर ईयर, एक साल में भारत में 30 लाख टन अनाज की कमी हो गई। और ये अनाज की कमी सिर्फ एक साल की बात नहीं है, हर साल भारत में 30 लाख टन अनाज की कमी होने लग गई, क्योंकि ये दो मेन एरिया भारत के हाथ से निकल गए थे। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात करें, ठीक है बच्चों, यहाँ पे भारत में ये शॉर्टेज हो गई थी, ये शॉर्टेज था भारत का, शॉर्टेज भारत में, यानी कि शॉर्टेज हो गई इंडिया में 30 लाख टन अनाज की, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट एरिया, जरूरी एरिया थे जो देश के लिए बहुत, वेस्ट पंजाब और सिंध पाकिस्तान में चले गए थे, भारत के यहाँ से निकल गया था। तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो गया। पाकिस्तान में हर साल 7.5 लाख 7.5 लाख टन पर ईयर फूड सरप्लस हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में फूड का सरप्लस हो गया। बच्चों सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। पाकिस्तान के लोग अपना खा पी के, पेट भर के, अपनी सारी जरूरत पूरी करके, पाकिस्तान के लोगों के पास हर साल 7.5 लाख टन अनाज बच जाता था। तो पाकिस्तान में हो गया सरप्लस और भारत में हो गया शॉर्टेज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, लॉस ऑफ मार्केट। एक नुकसान हमें और हुआ लॉस ऑफ मार्केट का, हमारे मार्केट्स हमारे हाथ से निकल गए। बच्चों कौन से मार्केट हाथ से निकल गए, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, इसको मिटा रहा हूं मैं, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी डिमांड पाकिस्तान के लोग करते थे, जो हमारे देश में बनते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स, ग्लास प्रोडक्ट, इसी तरीके से ऑयल, सोप, साबुन, ब्रास मतलब पीतल की बनी हुई चीज़ें, साबुन, तेल, कॉटन के कपड़े, ग्लास यानी शीशे के सामान, इन सब की डिमांड जो होती थी वो पाकिस्तान, पहले भारत में ही था तो पाकिस्तान में इनकी डिमांड बहुत होती थी। पाकिस्तान के लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खरीदा करते थे। जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को एक अलग देश बना दिया गया, तो प्रॉब्लम यह आई कि ये जो प्रोडक्ट बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी, इनके सामने दिक्कत हो गई, इनका मार्केट छोटा हो गया। पहले इनका मार्केट बहुत बड़ा था, पूरा इंडिया बहुत बड़ा था, तो इनका मार्केट बड़ा था।
अब इनका मार्केट छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया इनका मार्केट? ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस तो उतना ही करती थी जितना पहले करती थी, लेकिन पाकिस्तान अलग होने से मार्केट भारत का छोटा हो गया, मतलब भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो भारत का मार्केट छोटा हो गया। बात समझ आई? खुद ही सोच के देखो, पहले भारत बहुत बड़ा था और इंडस्ट्री कॉटन के क्लॉथ्स, ग्लास के प्रोडक्ट, ऑयल, सोप और ब्रास यानी पीतल के सामान बहुत ज़्यादा बनते थे देश में। बंटवारा होने से इंडस्ट्री तो भारत में थी, अब ये तो इंडस्ट्री तो प्रोड्यूस कर ही रही थी, लेकिन इनको खरीदने वाले जो कस्टमर्स थे काफ़ी सारे पाकिस्तान में चले गए थे, जिन्होंने खरीदना भारत से बंद कर दिया। तो इन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, लॉस ऑफ मार्केट, उनका मार्केट पाकिस्तान में चला गया, जिससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो बच्चों इतना समझ में आने के बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल जब अंग्रेज भारत में थे तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव काम भी किए, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़े। तो बताओ क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट थे, क्या क्या पॉजिटिव यानी कि बढ़िया काम किया अंग्रेजों ने। बच्चों सिंपल सी बात एक सुनो, अंग्रेजों ने कुछ भी बढ़िया काम नहीं किया, अंग्रेजों ने कुछ भी बढ़िया काम नहीं किया, भारत के लिए तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो भी काम किया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए काम स्टार्ट किया, लेकिन उससे भारत को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल गया। उन्होंने किया तो अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन भारत को उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल गया। जैसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश के किसानों को बोला कि आप प्रोडक्ट्स बनाओ और उसको मार्केट में बेचो। तो पहले हमारे देश के जो किसान थे वो प्रोडक्ट्स बनाते थे, एक मिनट, हाँ तो बच्चों वैसे तो अंग्रेजों ने कुछ पॉजिटिव काम नहीं किए, अंग्रेजों ने जो भी किया अपने फ़ायदे के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे भारत को भी इससे फ़ायदा मिलने लग गया। ठीक है, इस बात को समझते हैं। पहला फ़ायदा उन्होंने पॉजिटिव इफेक्ट उनका ये पड़ा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले हमारे देश के किसान क्या करते थे, अनाज उगाते थे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए। जीवन निर्वाह कृषि होती थी पहले हमारे देश में, इंग्लिश में बोलते थे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर करते थे, यानी सब एग्रीकल्चर जो था वो एक सबसिस्टेंस ऑक्यूपेशन था, सिर्फ पेट भरने के लिए अपना किसान अनाज उगाया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने सिखाया कि अनाज उगा के उसको मार्केट में बेचो, तो अंग्रेज़ों ने किसानों को अनाज उगा के मार्केट में बेचना सिखाया। पहले किसान सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज उगाते थे, बाद में किसानों को समझ में आने लग गया कि एग्रीकल्चर भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अब हम एग्रीकल्चर करेंगे, इसमें हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, उन्होंने हमें कैश क्रॉप्स मतलब कि ऐसे फसल भी पैदा करना सिखाया जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होते थे। सेकंड, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि अंग्रेज़ों ने हमें पानी के जहाज़ दिए, ट्रेन दी, ठीक है, उन्होंने हमें रोड दिए। बच्चों एक तरह से फ़ायदा ही मिला हमें। देखा जाए तो शिप उन्होंने अपने लिए बनाया था, लेकिन जब वो गए तो शिप को लेके तो जा नहीं सकते थे, मजबूरन छोड़ना पड़ा। ट्रेन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे, पटरियाँ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बिछाई थी, रेलवे स्टेशन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे, लेकिन वो लेके तो जा नहीं सकते थे, ट्रेन को, पटरी को लेके जा नहीं सकते थे, स्टेशन को लेके जा नहीं सकते थे। जब वो गए तो इनको मजबूरन यहाँ पे छोड़ना पड़ा। रोड उन्होंने अपने सैनिकों के लिए बनाए थे कि उनके सैनिकों को आने जाने में दिक्कत ना हो, माल को लाने ले जाने में दिक्कत ना हो, लेकिन वो रोड को तो लेके जा नहीं सकते थे। देखा जाए तो रोड को छोड़ के चले गए। तो हमें एक ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा सिस्टम मिल गया, पानी के जहाज़, ट्रेन, रोड। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम थे ये काफ़ी फास्ट थे, क्योंकि पहले हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, ये थोड़े फास्ट हो गए, काफ़ी बेटर थे, फास्ट थे, स्पीड अच्छी थी और थोड़े सस्ते भी थे, क्योंकि रेल से काफ़ी सस्ता पड़ता है। चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब तो बच्चों अकाल पड़ना। देखा जाए तो अकाल भी अंग्रेज़ों की वजह से ही पड़ा। अंग्रेज़ों ने हमें कैश क्रॉप्स उगाना सिखाया, उन्होंने हमें फूड क्रॉप्स मतलब आटा, चावल, दाल, इनका प्रोडक्शन उन्होंने कम करवाया, और मसाले, कॉटन, ठीक है, मसाले हो गए, कॉटन हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, जूट हो गए, इनकी खेती उन्होंने, नील हो गई, अफीम हो गया, गांजा हो गया, उन्होंने इनकी खेती ज़्यादा करवाई। तो इस वजह से हमारे देश में फेमाइंस मतलब अकाल बार बार आते थे, फेमाइंस मतलब अकाल बार बार पड़ते थे। लेकिन इन्हीं ट्रांसपोर्ट की वजह से अकाल पे हमने कंट्रोल किया, क्योंकि रोड बन गए थे, ट्रेन जा सकती थी,
पानी के जहाज आराम से जा सकते थे। तो जिन एरिया में फेमाइन यानी भुखमरी आती थी, अकाल पड़ जाते थे, आराम से उन लोग उस एरिया में जाकर उन लोगों की हेल्प की जा सकती थी। तो चेक मतलब रोकना, फेमाइन्स को रोक दिया गया। ठीक है बच्चों, यानी जिस एरिया में अकाल पड़ जाता था, ट्रेन के द्वारा, रोड के द्वारा या किसी भी के भी द्वारा या गाड़ियों के द्वारा आराम से उस एरिया में पहुंच सकते थे। हम पहुंच के उस एरिया के लोगों की हेल्प कर सकते थे, उन्हें अनाज दे सकते थे, उनको भूख से मरने से बचा सकते थे। तो इन्हीं की शिप, ट्रेन और रोड की वजह से फेमाइन्स मतलब भूखमरी पे और अकाली पे रोक लग गई। नेक्स्ट है शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। बच्चों पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स के बदले में गुड्स। पहले हमारे देश में लोगों को मनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लोग गुड्स देते थे और बदले में गुड्स लेते थे। जैसे मैंने तुम्हें चावल दे दिया, बदले में तुमसे दाल ले लिया, तुम्हें सब्जी दे दी, बदले में दूध ले लिया। तो एक सामान दे के दूसरा सामान लिया करते थे। और पहले सिक्के भी नहीं होते थे ज़्यादा। पहले क्या था, राजाओं में देश बटा हुआ था। ठीक है, मतलब इस एरिया का राजा कोई और होता था, उस एरिया का राजा कोई और होता था, उस एरिया का राजा कोई और है, उस एरिया का राजा कोई और है। तो हर एक राजा का अपने एरिया में एक सिक्का चलता था, अपने एरिया में उसकी खुद की करेंसी होती थी। तो करेंसी पूरे देश में एक जैसी नहीं थी, हर एक राजा की अपनी खुद की करेंसी होती थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने पूरे भारत में एक ही करेंसी चलाई, पूरे भारत में एक ही करेंसी चलती थी। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से हमें रुपए का मतलब समझ में आया। ठीक है, और हमारे देश में शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, मॉनेटरी मतलब मौद्रिक अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था मौद्रिक अर्थव्यवस्था बन गई। क्योंकि हमारे देश में सेल परचेज वस्तु बार्टर सिस्टम के बजाय किस में होने लग गया? पैसों में होने लग गया। पहले वस्तु के बदले में वस्तु का लेना देना होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी पहले, लेकिन बाद में मॉनेटरी इकोनॉमी आ गई, अंग्रेजों ने ये सिखाया। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब था बच्चों देश को चलाना, प्रशासन करना, सिस्टम। जब पहले क्या था, हमारा देश लगभग 500, मेरे को कन्फर्म याद नहीं है, 560 या 565 के आसपास देसी रियासतें थी हमारे देश में। और वो रियासतें छोटी छोटी रियासतें थी और हर रियासत का एक अपना राजा होता था और देश 560 या 565 टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, और पूरे देश को किसी एक आदमी के चलाने की बस की बात नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे देश को अंग्रेज अकेले चलाते थे। जब पूरे देश को अंग्रेज अकेले चलाने लग गए, पहले भारत के 560 565 पार्ट थे और हर एक राजा अपने छोटे से राज्य को चला रहा है, यानी कि पूरे देश को चलाना किसी एक अकेले राजा के बस की बात नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने पूरे देश को अकेले चलाया। इससे क्या हुआ कि हमें जो हमारे देश के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, या प्रेसिडेंट थे या जो नेता होता थे, उन सबको देश को कैसे चलाना है ये सीखने को मिला। वो अंग्रेजों के साथ रहते थे, रहते उन्होंने अंग्रेजों की सारी पॉलिसी देखी और अंग्रेजों की कॉपी करने लग गए। और जब अंग्रेज देश को छोड़ के चले गए तो उन्होंने देश को चलाना भी सीख लिया, क्योंकि उनको पहले देश चलाना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सीख लिया। दूसरी बात, हमारे देश में जितने भी कानून थे, सारे के सारे कानून, मैक्सिमम कानून उस टाइम पे हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। तो अंग्रेजों के ही कानून हमारे देश में लागू होते थे। बाद में जब हमारे देश का संविधान बना तो हमने अपना खुद का कानून बनाया, लेकिन आज भी हमारे देश में इंग्लैंड के बहुत से कानून लागू होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन, देश को चलाना किसने सिखाया? अंग्रेजों ने ही सिखाया। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन करना। कैसे सिखाया मैं फिर से बताता हूँ। जब वो गए, उन्होंने पहले देश 560 565 हिस्सों में बटा हुआ था। तो दिक्कत ये थी कि हर एक राजा छोटे से राज्य को चला रहा होता था। जब अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे भारत को एक साथ करके, पूरे भारत को गुलाम बना के अकेले चलाते थे, तो जो नेता उनके साथ रहते थे उन्होंने उनको देख देख के काफ़ी कुछ सीख गए। ठीक है, और उनकी कॉपी कर ली। और कॉपी करने के बाद फिर जब देश आज़ाद हुआ तो वो यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गए और यहाँ के नेता बन गए, और बनने के बाद वो देश को चलाने लग गए। ठीक है बच्चों, तो इतनी ये सारी बातें हो गई। ये चैप्टर हो गया फिनिश। एक क्लास और लूँगा इस चैप्टर की, और जिसमें ही टोटली ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।